नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी, स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कल देर रात शिव जी हमने जो अपने डिबेट में जो एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि क्या आतंकवादी लिंक था, ये आत्मघाती हमला था, उसी तरह की खबरें अब एक तरह से पुख्ता होती जा रही है कि ये एक आत्मघाती हमला था। और अब जो है जांच एजेंसी पुलवामा में जो आतंकी डॉक्टर उमर की मां को जो हिरासत में लिया गया है, उसके साथ डीएनए मैच करवाने के प्रयास जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। क्योंकि मैं कल सबसे पहले मैंने बताया था कि आत्मघाती हमला लग रहा है और जो छत विछत लाशें वहां मिली है, उसमें से एक या दो ऐसी लाशें जरूर होंगी जो आतंकवादी की लाश होगी। तो ये अब कुल मिलाकर ये सही साबित हो गया है, डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही जा रही है। लेकिन जो कई खबरें हमने कल दिखाई थी, लापरवाही की खबरें हमने दिखाई थी, जानकारी मिली या नहीं मिली, जानकारी छुपाई गई या जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, कई तरह के मंशा पर सवाल उठ रहे थे। क्योंकि बिल्कुल पुलवामा वाले स्टाइल में ये किया था आतंकवादियों ने। लेकिन आज जो कल हमने खबर दिखाई थी, उसी खबर को आगे बढ़ाते हुए कई पुख्ता जानकारियां हमारे हाथ लगी है। उन जानकारियों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल, संकट की इस घड़ी में जब इस देश को अपने मुखिया की जरूरत है, संकट की इस घड़ी में जब देश के मुखिया को देश के अंदर रहकर लीड करना चाहिए, फ्रंट से नेतृत्व करना चाहिए, उस समय इस देश के मुखिया विदेश यात्रा पर रवाना। और बहुत ज्यादा समय नहीं बीता शिव जी, कल शाम को दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो बयान दिया था कि 6:52 पर हुआ, रेड लाइट पर हुआ। गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि 7 बजे के लगभग हुआ। और 13 घंटे भी सब्र नहीं कर पाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें विदेश यात्रा का इतना शौक है, कि कल 6:52 पर 7 बजे के लगभग बम धमाका हुआ। और किसी अन्य राज्य में नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, उस लाल किले पर हुआ जहां से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देशवासियों को संबोधित करते हैं। ये लोगों की जाने गई और भारत के मान सम्मान को एक तरह से चीथड़े चीथड़े उड़ा दिया। वो आम आदमियों की लाशें नहीं थी जो चीथड़े चीथड़े उड़ गए थे, वो भारत के मान सम्मान और गौरव के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए थे आतंकवादियों ने। और ज्यादा समय नहीं हुआ, कल 7 बजे के लगभग ब्लास्ट, और आज सुबह प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पर रवाना हो गए। अगर आप प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है वो अगर आप दिखा सके कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए, ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये भूटान यात्रा पर रवाना हुए हैं। भूटान यात्रा पर रवाना होने की तस्वीरें उन्होंने शेयर की है और कई बातें वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भूटान में जाकर वो क्या करेंगे, क्या क्या इस योजना, इस पूरी जो यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है। और देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पे निश्चित तौर पर विदेश यात्राएं पर जाना चाहिए, विदेश यात्रा का कार्यक्रम पहले से तय होता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो, हर देश ये समझता है कि जिनके देश में इतनी बड़ी घटना हुई, उनके प्रधानमंत्री, उनके सर्वोच्च नेता तो कम से कम विदेश यात्रा पर नहीं आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपने इस तस्वीर को पोस्ट किया 8:12, सुबह 8:12 पर। 8 बजे वो रवाना हो गए और इसमें वो बता रहे हैं कि मैं भूटान के लिए रवाना हो रहा हूँ, जहाँ कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। और भूटान के कम से टाइम में भूटान इज मार्किंग द 70th बर्थडे ऑफ हिज मेजेस्टी द फोर्थ किंग। जब भूटान अपने चौथे राजा का 70th जो बर्थडे है वो मना रहा है। हिज मेजेस्टी द फोर्थ किंग एंड द प्राइम मिनिस्टर टी शेरिंग टोब्गे, इन्हें पूछ। तो बाकी वो एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के एक उद्घाटन की बात कही जा रही है, जो भारत उसमें मदद कर रहा है, ये तमाम चीजें कही जा रही है। लेकिन जो सवाल उठ रहा है, 7 बजे के लगभग बम धमाका, रात भर हलचल रही, कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। और सुबह उठते ही तड़के तड़के जब देशवासी उठते हैं कि देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कैसे आतंकवादियों को सबक सिखाने की योजना बना रहे होंगे, कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादों को सबक सिखाने की योजना बना रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ऑपरेशन सिंदूर का क्या पार्ट 2 होगा? क्या हमारी सेना पाकिस्तान को सबक सिखाएगी? क्या इन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा? और जबकि खबर ये निकल कर आ रही है शिव जी कि पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी संगठन है वो बांग्लादेश को बेस बनाकर, यानी वहां से निकलकर, चूंकि बांग्लादेश में भी चरमपंथियों की सरकार है, तो बांग्लादेश में बेस बनाकर वो भारत को और ज्यादा निशाना बनाने की जो है अपनी नापाक योजनाएं बना रहे हैं। और बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर जो खुला बॉर्डर है वो हम सबको पता है,
हर चुनाव में अवैध घुसपैठियों की बात करने वाली सरकार क्या कर रही है, पिछले कुछ सालों में कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला, ये आंकड़े भी सबको पता है। इस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का ऐसे संकट की घड़ी में देश छोड़कर चले जाना, ये अपने आप में, मैं इसको सीधे सीधे कहूंगा, जिम्मेदारी से भागना। और प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से भागकर विदेश रवाना हो गए। और जरा आप देखिए, कल भी हमने इस चीज को उठाया था, एक बार फिर से मैं इस चीज को उठाऊंगा कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना, इतनी बड़ी आतंकवादी वारदात, और देश के जो नेता हैं वो कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं, कैसे देश के नेता बोल रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी का जो पूरा टाइमलाइन है, जो कल से लेकर जब ये घटना हुई तब से लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या क्या लिखा, वो तमाम चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब बताता हूं अपने तमाम दर्शकों को कि कल उन्होंने कॉन्डोलेंस दे दिया जैसे कोई दुर्घटना हो, ये दुर्घटना नहीं थी। यहाँ तो बदला लेने की बात, जवाब देने की बात, पलटवार करने की बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पलटवार नहीं किया। अमित शाह को टैग उन्होंने कर दिया। आज सुबह उठते हैं तो बिहार में 122 सीटों पर जो विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के तहत जो मतदान होना है, उसमें लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते हैं। और जो खास तौर से युवा वोटरों से भी अपील करते हैं, ये चुनावी आ गया। उसके बाद वो सुबह जो तीसरा जो ट्वीट करते हैं, मैं कल से अब तक का बता रहा हूं, तीसरा जो ट्वीट करते हैं वो भूटान यात्रा पर रवाना होने की तस्वीर को ट्वीट करते हैं। चौथा जो ट्वीट करते हैं, जब वो भूटान में लैंड करते हैं और भूटान के प्रधानमंत्री उनको, ये भी आगे मैं बताऊंगा कि भूटान में लैंड करते हैं और भूटान के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। और पांचवा ट्वीट भी वो भूटान की भाषा में करते हुए नजर आते हैं। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना व्यक्तिगत ट्वीट है। और अब जो आपने दूसरा ट्वीट दिखाया, जो एक्स पर किया गया पोस्ट है, उसको भी मैं चाहूंगा कि आप दिखा दीजिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल किया गया पोस्ट है। और इस पोस्ट की टाइमिंग भी बता देता हूं मैं, ये पीएमओ के प्रधानमंत्री कार्यालय के हैंडल से पोस्ट किया गया है। जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल से मिलते हैं तो पीएमओ के हैंडल से ट्वीट होता है। ये कल शाम को 6:09 पर ये ट्वीट किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें पीएमओ ने शेयर की है। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 6:09 पर पोस्ट किया गया। मुलाकात निश्चित तौर पर इससे पहले हुई होगी। और जो ये आतंकी घटना हुई है लाल किले के पास, वो 6:52 पर हुई है। अब आते हैं उस सवाल पर शिवजी, जो सवाल बहुत ज्यादा गहरा है, इसको हम हटा देते हैं। हरियाणा में विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी, उसके कुछ घंटे बाद दोपहर में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हाई लेवल बैठक, उसके कुछ घंटे बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना, और उसके थोड़ी देर बाद दिल्ली में लाल किले में विस्फोट। सवाल ये उठ रहा है कि हरियाणा में जो बरामदगी हुई उसकी जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई गई या नहीं पहुंचाई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो बैठक ली, उस बैठक में निश्चित तौर पर कई बातें निकलकर सामने आई होगी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी, महाराष्ट्र की अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी। क्या उसकी जानकारी केंद्र सरकार को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई? हरियाणा के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से मिले तो हरियाणा में जो इतने बड़े मात्रा में विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी हुई, जो आतंकवादी अरेस्ट किए गए, क्या उनकी जानकारी नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, या नायब सिंह सैनी ने उनकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना जरूरी नहीं समझा? सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम जानकारियां दी जा रही है, या जैसा कि बार बार कहा जाता है कि सरकार और संगठन पर अमित शाह का कब्जा हो गया है, तो क्या प्रधानमंत्री को इस लायक भी नहीं समझा जा रहा कि उनको जानकारी दी जाए? और अगर प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई तो इस विस्फोट से पहले उन्होंने गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अलर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने सीधे एनआईए के डीजी से बात क्यों नहीं की? आईबी के डीजी से बात क्यों नहीं की? रॉ के अधिकारी से बात क्यों नहीं की? उन्होंने बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां थी उनके अधिकारियों से बात क्यों नहीं की? एक हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और अगर जानकारी होने के बावजूद वो रोक नहीं पाए तो इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती। और इतनी बड़ी घटना के अगले दिन ही, महज 13 घंटे बाद ही उनका विदेश रवाना हो जाना, ये बताता है कि ये देश कितने गहरे संकट में है। लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। साहब को हवाई जहाज में बैठकर विदेश जाना ज्यादा पसंद है। अब विदेश जाओ या देश जाओ, देश में इस समय प्रधानमंत्री को जरूरत थी। देश अपने गार्जियन के साथ रहना चाहता था, देश अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ रहना चाहता था, क्योंकि देश इस समय बड़े दुखद दौर से गुजर रहा है। दिनों रात देश की सरकार, देश के गृह मंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों पर बात करते हैं, आतंकवाद पर बात करते हैं। 2017 की वो प्रधानमंत्री की स्पीच याद आती है
कि नोटबंदी करके हमने आतंकियों की कमर तोड़ दी और नोटबंदी के बाद कई बड़े हमले हुए, कई लोगों की जानें गईं, कई बार इन घटनाओं पर सवाल उठे, लेकिन जो मीडिया 2014 तक किसी भी घटना पर उस विभाग के मंत्री से इस्तीफा मांगती थी, लेकिन 2014 के बाद जब एक बार तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, उसके बाद किसी भी मीडिया कर्मी की हैसियत नहीं हुई कि वो इस्तीफे की मांग कर लेता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा रेल दुर्घटना पर। कुंभ की दुर्घटना पर कुंभ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। कितना बड़ा हादसा हो गया, हजारों लोग आज भी गायब हैं। लगातार पुलवामा हुआ, उरी हुई, पठानकोट हुआ, बैसरण हो गया, अभी उसके बाद दिल्ली हो गया, किसी ने गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। तो जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कोई सवाल करने में नाकाम दिख रहा हो, अगर वो पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है और किसी चैनल के अगर समाचार में पहुंच भी जाएं, किसी फंक्शन में पहुंच भी जाएं, तो देखा उनका बिहेव कैसे डांट देते हैं पत्रकारों को। इस पर सवाल मत करिए, ये सवाल आपके मतलब का नहीं है। तो क्या इस देश के मीडिया का कोई अपना रसूख बचा है? कल ही मैं देख रहा था, एक न्यूज चैनल ने एक मुकेश साहनी के मुताबिक फर्जी खबर चला दी थी, मेरे मुताबिक नहीं, और उसको लेकर उन्होंने क्या लताड़ लगाई। अखिलेश यादव आज लिख रहे हैं अभी ट्विटर पर कि टीवी के न्यूज चैनलों की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। टीवी के समाचार पढ़कर या सुनकर आप सच मत समझ लेना। हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद है, वो बार बार कह रही है मेरे पति जिंदा हैं। लोग आधा घंटे का प्रोग्राम करके चला चुके हैं कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ी शर्मिंदगी है इस मीडिया पर, फिर भी आप नहीं समझते हैं कि ये सच परोस रही है कि झूठ परोस रही है। फिर भी आप इन्हीं की खबरों पर भरोसा करते हैं, फिर भी आप शिव कुमार मिश्रा, संतोष पाठक की खबरों पर भरोसा नहीं करते। तो आप जानो, आपका काम जाने। आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा, इसमें मेरा दोस्त थोड़ा ही होगा। मैं तो रोज बताता हूं, आपके महंगाई से आपको राहत नहीं मिलेगी, आपका देश सुरक्षित हाथों में नहीं होगा। ये आपको तय करना है, मुझे थोड़ा ही तय करना है। मेरा काम है ईमानदारी से अपना काम करना, मैं कर रहा हूं। तो आप ये समझिए कि आप कौन सी खबरों पर भरोसा करेंगे। लोग मना कर रहे हैं, नेता मना कर रहे हैं। तेजस्वी ने एक दिन कहा था, बड़ा मुझे भी बुरा लगा था कि पत्रकारों के सूत्र मूत्र से भी ज्यादा खराब है। मुझे भी बड़ा बुरा लगा था, क्यों हम सूत्रों से ही खबर चलाते हैं, हम किसी का नाम नहीं बता सकते। ये हमें समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। हमारा चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे खिलाफ केस दर्ज हो जाए, लेकिन हम अपने सूत्र नहीं बता सकते। जैसे पुलिस अपने मुखबिर का नाम नहीं बता सकती है, भले ही वो सस्पेंड हो जाए। लेकिन फिर भी कौन सी खबरें चल रही हैं? क्या दिल्ली के बारे में अब तक किसी ने कोई ऐसी तहकीकात की रिपोर्टिंग प्रस्तुत की? क्यों नहीं है प्रधानमंत्री? इतनी बड़ी संकट, वो भी देश की राजधानी पर है। कोई किशनगंज, अररिया, बिहार, गोपालगंज या लखनऊ, प्रतापगढ़ फला जगह नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में, जहां महामहिम राष्ट्रपति निवास करती हैं, जहां देश के प्राइम मिनिस्टर निवास करते हैं, देश के गृह मंत्री निवास करते हैं। अब आप ये थोड़ा ही कह सकते हैं। देखिए शिव जी, मैं मान सकता हूं कि आप मानो कि जवाहरलाल नेहरू दोषी है, उन्होंने दिल्ली बनाई क्यों थी और इतनी घनी बस्ती बसाई क्यों थी? लाल किला बनने के बाद उसे अब तक डैमेज क्यों नहीं किया गया? हो सकता है, आप सवाल कर लो, आपका अपना मन है। कल से एक अंधभक्तों की फौज घूम रही है, वो हमारे एक दो वीडियोस पर जो 1000 कमेंट, 800 कमेंट आए हैं, उनमें से 2 कमेंट नेगेटिव आए हैं। 998 लोगों ने हम पर भरोसा जताया है। और जब लोग हम पर भरोसा जताते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी रिपोर्टिंग ठीक कर रहा हूं। मुझे लोगों का विश्वास चाहिए। हमने कल 2 प्रोग्राम किए, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर किया, संतोष पाठक पर किया। दोनों प्रोग्रामों के आप कमेंट पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या परोस रहे हैं। जब कल हरियाणा में घटना हुई और हरियाणा की घटना के बाद मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है, तो क्या इस पर चर्चा हुई? प्रधानमंत्री जी बताएं, जारी करें श्वेत पत्र और ये घोषणा करें कि हां, मैंने पूछा था कि इतनी बड़ी घटना के बाद आपने क्या डिसीजन लिया। गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, गाड़ी ऐसे गुजर गई, गाड़ी इस रोड से घुस गई, गाड़ी उस रोड से घुस गई, घुस कैसे गई? अरे आपने तो कहा था कि मेरे राज्य में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। शिव जी एक बात और,
देखिए, अंधभक्तों की जो फौज है, कल बड़ा अच्छा एक मुझे कमेंट किया किसी ने कि बताइए आप राजनीति करने आ गए हैं, ये शोक और संवेदना व्यक्त करने का समय है। 26/11 के बाद आपने किसका इस्तीफा मांगा था? मैंने उनको राष्ट्रपति भवन के सचिवालय का जो प्रेस रिलीज था, उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल के इस्तीफा स्वीकार करने वाला वो भेज दिया कि 26/11 के बाद हमने इनका इस्तीफा मांगा था और इनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर मैंने पूछा कि आप में हिम्मत है कि आप सोशल मीडिया पर लिख सको, वो बीजेपी के नेता है। मैंने कहा आप में हिम्मत है कि आप सोशल मीडिया पर लिख सको कि जिस तरह से 26/11 के बाद शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया, वैसे दिल्ली लाल किले ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे? नहीं है। और ये सिर्फ बिहार का विधानसभा चुनाव ही नहीं है शिव जी, आज जो है कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे, जिसमें जम्मू कश्मीर की भी 2 विधानसभा है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ-साथ झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना में भी कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। और ऐसे माहौल में हालत ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, तो लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है अगले कुछ दिनों के लिए, यानी 13 नवंबर तक लाल किला मेट्रो स्टेशन को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ये हालत है और जहां तमाम परिजन, क्योंकि इसमें से ज्यादातर लोग देश के अलग-अलग राज्यों के थे, उनके परिजन बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, गाड़ियों के जरिए वो दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रहे होंगे और देश का प्रधानमंत्री भूटान जाकर जश्न मना रहा है अपना स्वागत। मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पूरा ख्याल रखता हूं, लेकिन आज गुस्से और दुख से भरा हुआ हूं कि जब देश गमगीन है, देश में शोक की लहर है, तो देश के प्रधानमंत्री बाहर जाकर विदेश में रेड कारपेट पे अपना स्वागत करवाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें विचलित करने वाली है। कल जो लाल किले में हुआ, वो तस्वीरें तो जरूर विचलित कर रही है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री रेड कार्पेट पे अपना स्वागत करवा रहे हैं, वो उससे ज्यादा विचलित कर रही है कि घर में लाशें बिखरी पड़ी है, घर के लोग गमगीन हैं, घर के लोग आंसू बहा रहे हैं और घर का मुखिया बाहर जाकर अपने विदेश यात्रा का शौक पूरा कर रहा है। और जो हमने कल कहा, देखिए अभी तक खुलकर प्रधानमंत्री के स्तर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर न लिखा, न कोई बयान जारी किया कि ये भारत पर आतंकवादी हमला है और भारत इसका जवाब देगा। कहीं प्रधानमंत्री ने अभी तक ये बयान जारी नहीं किया। एक रस्मी ट्वीट करके उन्होंने छोड़ दिया कि हाँ, हम संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले कल जो मैंने बताया था कि ये साफ-साफ लग रहा है कि सुसाइड बम्पर है, वो चीजें निकल कर सामने आ रही है कि जो आतंकवादी जो कार में था, उसके बारे में ये बताया जा रहा है, जो डॉक्टर उमर नाम बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर जो है, वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला है और डीएनए टेस्ट के लिए उसकी माँ और 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। सफेद रंग की जिस i20 कार में, जो हरियाणा नंबर की बताई जा रही है, धमाका हुआ, उसका एक फुटेज, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काले रंग का मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दे रहा है, जिसका नाम डॉक्टर उमर नबी बताया जा रहा है, पुलवामा का रहने वाला है और ये भी उस धमाके में, इसने उस धमाके में अपने आप को उड़ा लिया है। तो ये तमाम चीजें कल ही जब हम बता चुके थे, ये तमाम चीजें कल ही सुरक्षा एजेंसियों को पता लग चुकी होगी। तो देश के प्रधानमंत्री सामने आकर क्यों नहीं कह रहे कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, ये भारत पर हमला है और इस हमले का मुंहतोड़ जवाब सेना कब देगी? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये तो उन्होंने खुद ही कह रखा है। तो इतने घंटे हो गए, आप अभी तक इसका जवाब नहीं दे रहे और आप जवाब देने की बजाय सब कुछ अपने गृह मंत्री अमित शाह पर छोड़कर विदेश रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री मीटिंग तो कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि देश का मुखिया कहाँ है? परिवार का मुखिया कहाँ है? परिवार का मुखिया नेतृत्व छोड़कर कहाँ भाग गया है? सीधे-सीधे मैं पूछ रहा हूँ कि परिवार का मुखिया नेतृत्व छोड़कर कहाँ भाग गया है? क्या सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं या अमित शाह चला रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी तक सारी जानकारी पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है? या नरेंद्र मोदी के जो पूरी सरकार के अंदर कहा यह जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्सेस गृह मंत्री की एक लड़ाई चलती रहती है, दोनों की लॉबी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एजेंसियों ने एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन साझा नहीं किया? एनएसए और होम मिनिस्टर, क्या इन दोनों के बीच में तनातनी के कारण जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसमें बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं है? कहीं न कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या जानकारी साझा की गई या नहीं की गई? जिस तरह के संदेश आ रहे थे, उन मैसेज को डिकोड किया गया या नहीं किया गया? मैसेज को डिकोड किया गया तो उसको दूसरी एजेंसियों को पहुँचाया गया या नहीं पहुँचाया गया? दिल्ली पुलिस तक इसकी जानकारी दी गई या नहीं दी गई? और देश के मुखिया होने के नाते नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी गई या नहीं दी गई? या उनको ये जानकारी देने लायक समझा नहीं गया? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब इस देश को मिलने चाहिए,
मोदी सरकार के अंदर जो खींचतान चल रही है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार पर पकड़ ढीली होती जा रही है, या नरेंद्र मोदी एक लापरवाह प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, आखिर सच क्या है? इन तमाम बातों का सच अब इस देश की जनता के सामने आना चाहिए। बहुत हो गया। अब किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पर कल से एक बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है इसमें। आप जाएँगे ना, तो बताएँगे इतनी घटना हो रही थी, यहाँ पकड़ा, वहाँ पकड़ा, ये तो मोदी शाह का रिजीम है जो हमने रोक लिया। भैया रोक लिया, बहुत धन्यवाद। इसी रोकने के लिए तो देश की जनता ने आपको चुना है ना। लेकिन जहाँ नहीं रोक पाए, वहाँ कौन जिम्मेदार? ये सवाल तो उठेगा। देश की राजधानी दिल्ली दहल गई, जिम्मेदारी किसकी? अगर हम ये सवाल पूछते हैं, तो कहा जाता है कि सेकुलर पत्रकार है, विपक्षी दलों के एजेंडे पर चल रहे हैं। भैया आप बताइए तो सही कि जिम्मेदार कौन है? किसी की तो जिम्मेदारी होगी। कोई तो इस बारे में बोलेगा, और अगर वो नहीं बोल पा रहा है, तो फिर, या नहीं कार्रवाई कर पा रहा है, तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप कहीं न कहीं पीछे होते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से। और अब अभी-अभी जस्ट अभी-अभी की खबर आई है, प्रधानमंत्री भूटान जाकर बोले। भारत में बोलने में डर लग रहा था क्या? हम तो सबकी खबर लेते हैं शिव जी। मैं चाहता तो इसको अभी इस अपने इस प्रोग्राम में नहीं बता सकता था, लेकिन अभी-अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये भेजा गया है, और प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किला के बम ब्लास्ट पर भूटान में जाकर बोला, और जो मोटा-मोटी आया है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, वो भी मैं दर्शकों को बता देता हूँ। आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का बहुत ही गहन आत्मीय और सांस्कृतिक नाता है, और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुड़ी सभी जांच एजेंसियों के संपर्क में हूँ। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑल दोज रेस्पॉन्सिबल विल बी ब्राउट टू जस्टिस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर जाकर बोले। क्या बेहतर ना होता कि घर की धरती पर बोलते? इस विदेश यात्रा को फिलहाल कैंसिल कर देते। भूटान समझ सकता था, भूटान हमारा पुराना मित्र देश है, भूटान समझ सकता था कि भारत संकट के दौर में है। और जब आप कहते हैं कि षड्यंत्र एजेंसियां षड्यंत्र की तह तक जाएगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप ये भी बता देते कि आखिर ये लापरवाही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? एनएसए डोभाल को आपको घर बिठाने में डर क्यों लग रहा है? अमित शाह से इस्तीफा लेने में या मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त करने से आपको रोक कौन रहा है? आपके हाथ बंधे हुए क्यों हैं? आप घर के मुखिया की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहे? अगर किसी ने गलती की तो उसको सजा क्यों नहीं दे पा रहे? और आप बोलते भी है तो विदेश की धरती पर जाकर बोलते हैं। ये भारत की कमजोरी को दर्शाता हुआ नजर आता है। ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का काम नहीं है। 13, 14, 15, 16 घंटे बहुत होते हैं शिव जी, बहुत होते हैं। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तो 12 बजे का समय है। आप ये मान लीजिए कि 12, 5, 17 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। क्या इन 17 घंटों में देश को एक जवाब नहीं देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? और इतने घंटे बाद प्रधानमंत्री को याद आती है बोलने की, वो भी विदेशी धरती पर, और वो भी किसी की जिम्मेदारी वो तय नहीं कर रहे हैं। ऐसी जिद किस काम की कि आप ठान के बैठे हुए कि मेरी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देगा? आप ये ठान कर बैठे हुए कि मेरी सरकार में किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी? आप ये ठान कर बैठे हुए हैं कि जितने मंत्री लापरवाही करते रहे, जितनी एजेंसियां लापरवाही करते रहे, जितने अधिकारी लापरवाह करते रहे, मैं किसी को नहीं निकालूंगा। ये कौन सी जिद ठान कर बैठे हुए हैं आप? आप एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस तरह से मनमर्जी से आप सरकार चलाएंगे और किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, और देश शोक में डूबा हुआ है, और आप विदेश में जाके रेड कॉर्पेट पे स्वागत करवाते हुए नजर आएंगे। मैं दर्शकों से कहूंगा कि भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो इसको पूरी तरह से गलत मानता हूं। आप क्या मानते हैं? आप हमें बताइए कि क्या प्रधानमंत्री ने सही किया, और क्यों नहीं प्रधानमंत्री जिम्मेदारी तय करते हैं? जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। आप बुलाइए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, पूछिए कि मुझे बताया क्यों नहीं, और अगर बताया तो आप ये बताइए कि आपने उस खबर को पास ऑन किया कि नहीं किया। आप बुलाइए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, पूछिए कि आप उन्होंने आपको जानकारी क्यों नहीं दी बैठक की। आप बुलाइए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को और पूछिए कि जम्मू कश्मीर से, ये पुलवामा से ये आतंकवादी निकलकर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंच गए, देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया। जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या कर रही थी? जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? आप बुलाइए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और पूछिए उनसे कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिट्री इंटेलिजेंस काम कर रही है वो क्या कर रही थी।
रॉ के चीफ को बुलाइए, उनसे पूछिए कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था, बांग्लादेश में जो बेस कैंप बनाए गए हैं, उसमें जो नापाक साजिशें रची जा रही थी, उनकी जानकारी हमारी गुप्तचर एजेंसियों को क्यों नहीं मिली? आप बुलाइए आईबी को और पूछिए आईबी के चीफ से कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, देश के कई राज्यों में जो नापाक इरादों के साथ दहलाने की साजिश की जा रही थी, उसकी जानकारी आईबी को क्यों नहीं? और अगर नहीं पूछ सकते तो माफ कीजिएगा, इस देश के अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी का नाम गिना जाएगा। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन हमें जरूर बताइए कि ये खबर आपको कैसी लगी, क्या इस तरीके की खबरें की जानी चाहिए या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।